स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, कई बार जब हम खेलते कूदते रहते हैं, जब आना जाना करते हैं, कुछ काम करते हैं या फिर तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। और जब दुर्घटना हो जाती है तो पूरे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। खासकर हमारी हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस अंग में हड्डियां के खराब होने की आशंका बन जाती है, ये सब आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएं कि दुर्घटना जब होती है तो हड्डियों में किस किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ये तमाम जानकारियां जो आज हमें देने वाले हैं, हम आपको बताएं। विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है, हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर निर्मल कुमार, जो कि प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और इस वक्त मेडिका हॉस्पिटल रांची में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, दुर्घटनाओं की बात हम कर रहे हैं और खास करके आज हम स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करेंगे, क्योंकि दुर्घटना तो कभी भी घटित हो जाती है। जब हम सावधानी हमारी हटती है तो चलते फिरते वक्त भी हम गिर सकते हैं, कुछ काम करते वक्त भी चोट लग सकती है, कई तरह से चोट लगती है। और आजकल तो तेज रफ्तार के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, समय रहेगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे सर। लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से खेल ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादातर स्पोर्ट्स इंजरीज जैसी समस्याएं दिखती हैं। जी देखिए, स्पोर्ट्स या जो खेलकूद है वो आज के जीवन में मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए एक तरीके से जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कि उससे संबंधित गतिविधियां दिन प्रतिदिन जैसे लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रहा है, बढ़ती जा रही। तो इसमें स्कूली छात्र से लेकर छात्र छात्राओं से लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बढ़ चढ़कर आजकल हिस्सा ले रहे हैं, जो अच्छी बात है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इसकी वजह से कई तरह के जो दिक्कतें जोड़ों में या चोट लगने से जो दिक्कतें आती हैं, उसे भी लेके हमें थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि अगर समय रहते उसका सही निवारण हो जाए तो वो आगे चलकर कुछ बड़ी समस्या का रूप नहीं लेगी, रूप ना लेगी। तो अगर हम कहना चाहें कि किस तरह के जो चोट है वो ज्यादा गंभीर या आम है, हाँ। तो ऐसे तो सारे जोड़ प्रभावित हो सकते हैं, हाँ, और किसी भी स्पोर्ट्स में अगर हम सावधानी ना लें तो हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें कंधे, खास करके अगर ऊपर से नीचे हम जोड़ों के संबंध में बात करें, जी। तो कंधा एक काफी कॉमन है, क्योंकि इसमें जो भी वैसे खेल कूद जिसमें जैसे थ्रोइंग है, हाँ। या क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, और उसके अलावा जो बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, ये इस तरह के स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, उनके कंधे में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। जी। और साथ ही साथ केहनी है, उसके अलावा घुटना और तखना यानी एंकल और नी जॉइंट, इनमें भी समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर आप कहें तो मैं कंधे से शुरुआत करना चाहूँगा। यहाँ से हम लोग कंधे से शुरू करेंगे। और ये भी एक बात अभी ध्यान में आ रहा है कि अभी हाल ही में 29 अगस्त को हमने स्पोर्ट्स डे भी मनाया है, और उस दिन भी इसके प्रति काफी जागरूकता लोगों को दी गई है कि किस तरह से स्पोर्ट्स के लिए हम आगे भी आए और स्पोर्ट्स में किसी तरह का इस तरह की दुर्घटना ना हो, किस तरह से हम सचेत रहें अपने हेल्थ को लेकर, अपने हड्डियों को लेकर। इसके बारे में भी लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली है। तो चलते चलते आप ये भी जरूर बताते चलें कि हड्डियों कंधों में किस तरह की समस्या होती है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जी, तो हम कंधे से शुरुआत करेंगे और कंधे का थोड़ा सा एक मॉडल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो बेसिक प्रारूप क्या है। तो कंधा बेसिकली अगर हम देखें तो 3 हड्डियों से बना हुआ है। ये हमारा कॉलर बोन, जिसे हम क्लैविकल बोलते हैं, और उसके अलावा ये जो आपका बाहीं का ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं, और ये पाखुरा यानी स्कैपुला। तो ये 3 हड्डियां मिलके आपको कंधे का जोड़ बनाती हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा कंधा है वो 4 खास मांसपेशियों से की वजह से उसमें हरकत होता है। तो वो चारों मांसपेशियां मिलकर रोटेटर कफ बनाती हैं। अगर आप देख पा रहे हो इस मॉडल में, तो सामने ये बगल में और पीछे की तरफ भी ये मांसपेशियां होती हैं, जिसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं। इसके अलावा जो जोड़ होते हैं, वो ये जो पाखुड़ा की हड्डी है पीछे से, वो आकर दूसरी हड्डियों से मिलती है। साथ में सामने भी पाखुड़ा की एक हड्डी होती है जो
आगे की हड्डी से जाकर मिलती है। जी। तो ये सारे जोड़ आपस में काम करते हैं। अब आते हैं कि किस तरह के चोट आम है या हाँ, किस हाँ, तरह हाँ। की परेशानियां स्पोर्ट्स पर्सन्स को हो सकती हैं। जी जी। तो इसको हम 3 तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है जो है अस्थिरता संबंधित, यानी इंस्टेबिलिटी। तो कई बार होता है कि स्पोर्ट्स में चोट लगने की वजह से या ऐसा कोई जोर आजमाइश हो जाए तो हाँ, कंधा हाँ, उतर जाता है। हाँ तो जैसे डिस्लोकेशन कहते हैं। जी। तो ये तो प्राय आसानी से पहचाना जाने वाला और इसमें काफ़ी चूंकि दर्द होता है, तो इसके लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट लोग लेते ही हैं। जी। लेकिन इससे संबंधित मैं ये कहूँगा कि कंधा एक ऐसा जोड़ है जिसमें बार बार उतरने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहला इलाज समुचित इलाज होना चाहिए और आप किसी विशेषज्ञ की देखरेख में सही तरीके से उसका इलाज करवाएं। साथ ही साथ कई बार ये जब हमारा जोड़ उतरता है तो हड्डी भी टूट जाती है। अच्छा। तो उस अवस्था में ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। निश्चित तौर पे आपके विशेषज्ञ सलाह देंगे, उसी हिसाब से आपको जाना है। दूसरा इसका मैं पक्ष ये कहना चाहूँगा कि अगर दूसरा बार आपका फिर से कंधा उतर जाता है तो फिर आज की स्थिति में उसमें ऑपरेशन लाजमी हो जाता है। अच्छा। तो उसे हम रिकरेंट डिस्लोकेशन कहते हैं, यानी बार बार कंधा उतरना। और इसमें यह समझना होगा कि समय रहते अगर आपने ऑपरेशन के लिए यानी सर्जरी के लिए आप नहीं जाते हैं तो वो धीरे धीरे वो आपके कंधे को इस कदर नुकसान कर देगा कि बाद में शायद बहुत कारगर तरीके से उसमें लाभ ना मिल पाए। जी। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा जैसे मैं बोल रहा था, ये मांसपेशियां आपस में मिलकर रोटेटर कप बनाती हैं, तो ये भी कई बार फट जाती हैं या उखड़ जाती हैं। तो इसका भी समुचित इलाज होना चाहिए और इसके लिए एक अच्छे एग्जामिनेशन या आपके जांच के बाद जो डॉक्टर करते हैं, आपको कई बार MRI की सलाह दी जाती है या अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। और उससे जब ये स्थापित हो जाए कि रोटेटर कफ की किस तरह की चोट है, यानी मांसपेशी कहाँ से फटा है, तो उसमें फिर ये देखना होता है कि ये आपका किस तरीके से उसकी भरपाई हो पाएगी। कई बार अगर वो मामूली या छोटा है तो एक्सरसाइजेस यानी उचित व्यायाम से वो ठीक हो जाता है, बट कभी कभार इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरह का है, प्रारंभिक है या देर हो चुकी है। तो इसमें सर सबसे पहली जो बात मेरे जहन में आ रहा है पूछने के लिए कि स्पोर्ट्स पर्सन है, वो तो प्रैक्टिस भी करते हैं, खेलते हैं, तो मतलब क्या कैसे ये पहचान होगी कि कंधा उतर गया है? कई बार समझते नहीं है, कुछ अलग तरह के मालिश या दवा या पेन किलर वगैरह ले लेते हैं, तो कैसे हम समझें ताकि तुरंत इसका उपचार शुरू हो सके? जी देखिए, कंधा अगर किन्हीं का उतरता है तो एक तो उन्हें खुद एहसास होगा कि कुछ ऐसा महसूस हो रहे हैं कि अब कंधा अपनी जगह पे नहीं है। अच्छा। या फिर ये उनके बाही उठाने में, कंधा उठाने में काफी तकलीफ होगी। दर्द के साथ साथ वहाँ सूजन आ जाएगा। अच्छा। जो तुरंत उसी वक्त आता है। हाँ। इसके साथ मूवमेंट जो होता है यानी कंधे का, वो काफी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अच्छा। तो अगर हम देखें 10 में से 9 केसेस में कंधा सामने की तरफ उतरता है, उसे एंटीरियर डिस्लोकेशन कहते हैं। तो वैसी स्थिति में आप अपनी बाही को इस तरफ दूसरे कंधे की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। तो अभी एक साधारण टेस्ट या कह लें कि एक ये है इंडिकेशन है कि आपका कंधा उतरा है। ऐसे तो फिर विशेषज्ञ की सलाह उसके बाद तो फिर जाना ही पड़ता है। तो प्रारंभिक उपचार क्या होना चाहिए जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, तब तक क्या होना चाहिए? तो जैसा कि किसी भी जोड़ में अगर ऐसी परिस्थिति आए जिसमें संभावना है कि आपका जोड़ उतर गया है या कोई फ्रैक्चर यानी हड्डी टूट गई है, तो उसको सबसे पहला जो करना है वो स्प्लिंट करना है, यानी उसको स्थिर करना है। और स्थिर करने के लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंधे की बात हो रही है तो बाही को आप कपड़े से या किसी और माध्यम से आप बांध सकते हैं ताकि वो स्थिर रहे। साथ ही आप स्लिंग दे सकते हैं, यानी कपड़े को या बैंडेज को जी कंधे गर्दन से आकर वो बाही में सपोर्टेड रहे, स्थिर रहे, इससे काफी आराम होगा। साथ में किसी भी जोड़ के लिए जैसे वो चीज है, तो यहाँ भी वो चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या राइस बोलते हैं, RICE, यानी रेस्ट। पहले उस कंधे को आपने रेस्ट दिया, स्थिर किया, फिर आइस यानी बर्फ लगाया और कंप्रेशन देना है। दबाव कंधे में तो संभव नहीं होगा, बाकी जोड़ों के लिए वो लागू होता है। और एलिवेशन यानी कि ऊंचा रखना। तो कंधे में शायद कंप्रेशन एलिवेशन तो संभव नहीं है, लेकिन बाकी जोड़ों में भी ये चीज है जो आपको करना चाहिए। और उसके साथ एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा जो हम आजकल उसको एक्सपेंशन में लेके जा रहे हैं कि
राइस आर या राइसर, हाँ, तो आर इज रेफरल, यानी कि सही समय पे विशेषज्ञ के पास रेफर भी उस करना केस को जरूरी होना है। जरूरी है जी बिल्कुल, ताकि आगे की जांच हो बिल्कुल सके। जितना और उस चीज़ जितना का- जितनी हम देर करेंगे उतना हो सकता है जो भी हुआ है वो और ज्यादा गंभीर हो सकता है। जी बिल्कुल। जी, तो ये जो बार बार जो उतरने की समस्या है वो अगर हम सही समय पर उपचार के लिए जाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी कंधा, तो कोई भी जो भारी काम करते हैं उनका भी ये हो सकता है। तो क्या ये बार बार उतरने वाली समस्या अगर सही जांच और इलाज हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, तो ये फिर जीवन भर के लिए सही होता है या फिर जी, बिल्कुल। ये समस्या रहती जैसा है? मैंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मरीज हैं वो किस वक्त विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। हाँ 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 दूसरा है उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉमा है, यानी कितना ज्यादा चोट गहरा है। हाँ हाँ तो ये तो आपके एक्सरे, एमआरआई और कभी कभार जब हम उसमें हड्डी के टुकड़े को और एसेस करना चाहते हैं तो सीटी की भी जरूरत पड़ती है। जी तो अगर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज का प्रॉब्लम है, यानी हड्डियां आपकी ठीक हैं, हाँ लेकिन सिर्फ आपके जो कैप्सूल्स और बाकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो संरचनाएं हैं, जिसकी वजह से जिसके ढीला पड़ने से या टूटने से ये कंधा बार बार उतर रहा है, तो उसमें वो ऑपरेशन उतना जटिल नहीं होता है। और उसमें आप आर्थ्रोस्कोपिक आजकल जो आर्थ्रोस्कोपी है दूरबीन से उससे सर्जरी हो जाती है, जिससे जो ढीले संरचनाएं हैं उनको फिर से कस दिया जाता है और कंधा पहले की तरह फिर स्थिर से हो वापस जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, खेल को जो वो करते हैं वो नॉर्मल हो जाता है। और इसी का अगर और आगे जाएं, इसमें मान लीजिए किसी कारणवश से या प्रारंभिक जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है और हड्डी का टुकड़ा या धीरे धीरे हड्डी का लॉस वहां हो गया है, मतलब हड्डियां जो घिस जाती हैं। जी, तो उसके लिए अस्थिरता फिर दूसरे तरीके से दिया जाता है और उसमें आपकी हड्डी का एक टुकड़ा काटकर जोड़ के सामने लाकर उसे स्थापित किया जाता है, ताकि जब आप कंधा सामने की तरफ आए तो वो उसको एज अ ब्लॉक या उसको रोकने का काम करे। तो फिर ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी चोट कैसी है, कितने दिन बाद आप आए हैं और कितनी किस माध्यम से वो स्थिर हो सकता है, इलाज हुआ है, आंकलन एक विशेषज्ञ ही करके बता सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई सर कंधों की बात हो गई, और स्पोर्ट्स इंजरीज की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे ज्यादातर होते हैं? कंधे में एक दो चीज मैं और और जोड़ना चाहेंगे जी बता दूं तेजी में। उसके बाद एक और स्थिति है जिसे हम बाइसेप्स टेंडिनाइटिस बोलते हैं। अच्छा। यानी जो हमारी सामने की मांसपेशियां होती हैं जो आपको किसी भी चीज को उठाने में मदद करती हैं, उसका एक धागा सामने से जाकर इस कंधे के अंदरूनी भाग में लगता है। तो कई बार उसमें सूजन आ जाता है और कभी कभार तो टूट भी जाता है, टीयर हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है जिसका निदान अगर सिर्फ वो सूजन है तो अच्छे तरीके से फिजियो के माध्यम से हो सकता है, और अगर वो बाई चांस टूट गया है तो फिर उसमें सही समय पे सर्जरी करने से इसका समुचित लाभ मिल सकता है। जी। साथ ही साथ जो हमारा जोड़ है वो एक बॉल ऑन सॉकेट जोड़ इसको बोलते हैं, यानी छोटा सा एक गेंद अगर आप एक टिका दें जैसे गोल्फ में होता है, उस टाइप से ये जोड़ को हम समझ सकते हैं। तो जो हमारा पाखुरा साइड में जो भाग है उसकी हड्डी छोटी होती है और उसका आकार बड़ा करने के लिए उसमें गद्देदार ग्लिनोइड है, लैब्रम होता है। तो लैब्रम भी कई बार वो फट जाता है। अच्छा। तो ये भी स्पोर्ट्स पर्सन में खास करके जी जो पिचर्स हैं या जो काफी जोड़ लगाते हैं उनमें ये हो सकता है। उसे हम लोग जो सबसे आम है उसको स्लैप टीयर बोलते हैं। वो सामने से लेके पीछे तक ऊपरी भाग में होता है, सुपीरियर लैब्रल एंट्रोपोस्टियर टीयर बोलते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सुनने में थोड़ी भारी भरकम सब जरूर है। नहीं फिर भी ये सारी संभावनाएं हैं जी। जी। तो ये सारी संभावनाएं हैं और ये समय रहते इनका समुचित इलाज संभव है। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन जिनको अगर वो या वैसे भी जो लोग एक्टिव हैं, जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अगर कंधे का दर्द हो तो ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। उनको सही समय पे विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए और सलाह अनुसार फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स पर्सन है तो कई तरह के प्रैक्टिस होते हैं, तो इसमें भी सावधानी और जानकारी होनी चाहिए कि अगर कंधों की बात है तो किस तरह का व्यायाम करें, किस तरह की प्रैक्टिस करें ताकि इंजुरीज जो है वो हम कम कर सकें। जी। तो इसमें मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ, फिर हम दूसरे जोड़ की तरफ जाएंगे। तो इसमें ये सारे जोड़ या ओवरऑल हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए संदेश रहेगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाएं या स्पोर्ट्स में सम्मिलित हों तो पहले सफिशिएंट वार्म अप करें,
हाँ। यानी पहले स्ट्रेचिंग होना चाहिए और सारे जोड़ों और मांसपेशियों को आप खुलने का और उन्हें थोड़ा सा गर्म होने का मौका दें। जी जी जी। तो उस अचानक से आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ना हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए वार्म अप बहुत जरूरी है। इसी तरीके से आपको अपनी क्षमता का पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप किसी विशेषज्ञ जो स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर होते हैं हाँ हाँ। उनकी देख रेख में कर रहे हैं तो उसकी संभावना कम है, लेकिन अगर आप अति उत्साहित तौर पे खुद से कर रहे हैं तो कई बार ये संभावना बढ़ जाती है जी। कि आप अनायास किसी जोड़ या मांसपेशी को चोटिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको कोई भी ओवर जेलस या बहुत ज्यादा तेजी में एकाएक अचानक जी, जो बहुत आजकल ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना आजकल के चाहिए। युवाओं में भी ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिम जी। जाने का जो है। तो उसको सिलसिलेवार तरीके से करें, प्रॉपर वार्म अप करें। और जब उस मांसपेशी को लगे कि आप एक तरीके से ज्यादा थका रहे हैं तो उसको सही तरीके से आराम भी दें। आराम भी देना तो है। ये जरूरी होगा। अब अगर हम आगे दूसरे जोड़ की तरफ जाएं बिल्कुल। तो मैं घुटना समझता हूं कि एक ऐसा जोड़ है जो काफी महत्वपूर्ण है बिल्कुल। स्पोर्ट्स के हिसाब से, और ये काफी आसान तरीके से चोटिल भी हो जाता है। एक और सर आपके पास मैं देख रही हूँ, वो क्या है? ये मैम स्पाइन का एक हमारा मॉडल है ये। अच्छा, तो मतलब कंधे से शुरू होके हम स्पाइन की ओर चलें, उसके बाद हम घुटने की ओर चलें? बिल्कुल। तो ये हमारा स्पाइन का मॉडल है। ये हमारा जो उदर के पीछे का भाग है, हाँ, लंबर स्पाइन, पीठ के ओर का है जी। तो पीठ के निचले हिस्से का ये मॉडल है जी। और इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि ये वर्टिब्रा होते हैं, रीढ़ की हड्डियां होती हैं। हाँ हाँ। और बीच में ये डिस्क होता है। तो जो डिस्क होते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और साथ में ये लचीलापन बनाए रखते हैं। और ये जो पीछे की तरफ जो जोड़ होते हैं इस पे ही आपके सारे मूवमेंट्स या जो गतिविधियां हो पाती हैं, इसलिए आप ना सिर्फ इसको साइड बेंड कर सकते हैं बल्कि हर दिशा में इसको घुमा पाते हैं। और ये जो दर्शाया गया है ये आपकी नसें हैं। अच्छा। स्पाइनल कॉर्ड और उसके नीचे ये जो रूट्स होते हैं और नसें निकलती हैं। और ये अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ मॉडल में एक लाल रंग की संरचना भी है जो ये डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क की तरफ अच्छा इशारा कर रहा है। जी जी। तो जो यंग हमारे जो युवा खास करके जो जिम जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं, कई बार उनके साथ ये समस्या हो जाती है कि स्लिप डिस्क हो जाता है। अच्छा। तो वैसी स्थिति में या तो अचानक कमर में दर्द आना शुरू हो जाना या कई बार उसका जिसको मतलब सायटिका यानी पैर में दर्द जो उतरता है सायटिक नर्व के रास्ते में, ये पैरों में झंझनाहट ये आती है। इसमें मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हालांकि ये उतना कॉमन नहीं है बट ये चीज सबके जानकारी में होनी चाहिए जी। कि अगर पैर में दर्द आपके आ रहे हैं और साथ में कमर दर्द अचानक शुरू हुआ है जिसमें आपके पेशाब में या फिर मलमूत्र विसर्जन में अचानक कोई बदलाव आ जाता है तो फिर वो एक हम परिस्थिति बोलते हैं कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम। जी जी। वो एक इमरजेंसी होती है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो आपका डिस्क है वो स्लिप होकर नर्व को कुछ ज्यादा ही प्रेस कर रहा है। तो ये इसमें जरूरी होता है कि शीघ्र आप जाएं, चाहे वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हो या न्यूरोसर्जन भी इस चीज को देखते हैं। तो दोनों ही जिनमें भी आपको सहूलियत हो आप जरूर जाएं, तुरंत मिलें और इस चीज को नजरअंदाज ना करें क्योंकि समय रहते इसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज हम देखें प्राय इसमें 99% केसों में ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है बट 1% जहाँ संभावना रहती है उसको मैं ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। सचेत होना जरूरी है। बाकी कंडीशंस में अगर डिस्क प्रोलैप्स आपको यानी स्लिप डिस्क हो गया है तो धीरे धीरे कुछ दिनों में अपने आप वो ठीक हो दर्द चला जाता है। उस दौरान तो इसके लिए कुछ सावधानियां अपने आप में भी लेनी पड़ती होगी सर। कई लोग मालिश वगैरह कराने लगते हैं, सेकाई करने लगते हैं, ये सब सही है? जी, तो यहाँ मैं कहूँगा कि कोई भी जब आपका जोड़ या इस तरह के स्पाइन या बैक में चोट लगी हो या इस तरह से अचानक से कोई दिक्कत आई हो तो फिर से मैं एक शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहूंगा। उसे हम बोलते हैं नो हार्म। तो नो हार्म, नो तो सब में रहेगा, हार्म मतलब HARM, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। तो H स्टैंड्स फॉर हीट, तो नो हीट। तो पहला तो आपको कहीं गर्माहट या जैसे लोग हल्दी चूना लगाते हैं या गर्म पानी का सेक करते हैं तो हीट नहीं करना है। अच्छा। आपको आइस ही देना है जो मैंने पहले बताया, राइस। तो रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। तो नो हार्म, तो नो हीट। उसी तरह आपको ए स्टैंड्स फॉर आपको
एम फॉर मसाज, पहले मैं जी, उसको जी, जी। मसाज को ये कर हाँ, लेता हाँ, हूँ। बिल्कुल। एम फॉर मसाज, मसाज। नो मसाज। तो हीट और मसाज ये दो चीज मैं समझता हूँ कि यही दोनों चीजें जो है वो आमतौर पर लोग करते हैं सर। जी आपके पास भी आते होंगे कई लोग इस तरह की बातें लेकर कि मालिश करवाते मालिश हैं लोग करवाते या हैं, सिकाई करते हैं। कई बार लोग जाते हैं जो खास करके गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ बोन सीटर्स ज्यादा हैं हाँ, हाँ, जो हाँ, हड्डियों को हाँ, जी, बैठाने जी, जी, यूज जी, जी, करते हैं, जी। तो वो अक्सर करते हैं। तो हीट और मसाज तो बिल्कुल नो है, हाँ, हाँ। वो आपको नहीं करना है, उससे उल्टा नुकसान होगा। तो अगर पेन है तो आइस से लेकर हम सिकाई कर सकते हैं। जी, आइस बेहतर आइस माध्यम है। आइस और बैग्स आते हैं जी उनका हम यूज कर सकते हैं। जी आज के डेट में मैं समझता हूँ फ्रीज तो आसानी से उपलब्ध बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जो आइस क्यूब्स पड़े रहते हैं अब उसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल और ये सबसे कारगर और सबसे आसान उपाय है। होगा। ठीक है सर। और अब जो अगले अब हम यहाँ से उतरकर अब घुटनों की तरफ चलते हैं। तो आमतौर पर जो स्पोर्ट्स पर्सन में देखते हैं, और ऐसे भी घुटने की समस्या तो एज के साथ या और किसी को भी बहुत ज्यादा है। तो चूंकि हम स्पोर्ट्स पर्सन चूंकि स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो आज देखिए घुटना ट्विस्ट होना या मुड़ जाना ये एक आम चीज है। इसमें दो चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर आपको घुटने का दर्द जो ज्यादा परेशान कर रहा है मुड़ने के बाद, या सूजन अचानक आ गया हो, 24 घंटे के अंदर अगर सूजन आ गया हो, और साथ ही साथ आपका बाहर नहीं दे पा रहे हो या अचानक से लचक आ रही हो, जी जी, तो ये फिर सूचक हो सकता है कि आपका कोई लिगामेंट टूट गया हो। अच्छा। तो हमारे नी में, घुटने में 4 लिगामेंट हैं जो स्थिरता देते हैं। लिगामेंट का अर्थ हुआ जो हड्डी से हड्डी को संरचना जो जोड़ के रखती है, उसको लिगामेंट कहते हैं। तो सामने की एक लिगामेंट होती है, पीछे की एक होती है जो स्थिरता देती है, उसको ACL PCL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और साइड में LCL MCL, मतलब 4 ये चारों तरफ से आपको संरचनाएं, लिगामेंट्स आपकी स्थिरता देती हैं। कोई सा भी आपका ये मुड़क सकता है या स्प्रेन हो सकता है। स्प्रेन तो अधिकांश स्थिति में हील करने की क्षमता उसकी खुद की होती है, बशर्ते आप उसको थोड़े दिन तक रेस्ट दें। और जैसे मैं बताता हूँ नो हार्म, तो उसमें A स्टैंड्स फॉर एक्टिविटीज। तो उस दौरान फिर आपको एक्टिविटीज भी रोकने होंगे, उस जोड़ को स्थिर करना होगा। और मैं सलाह दूंगा कि निश्चित तौर पर एक बार विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आसानी से आप इस भ्रम में रह सकते हैं कि मामूली सा मोच है, जबकि वो गहरा चोट हो सकता है, जो एक अच्छे परीक्षण और एग्जामिनेशन के बाद ही विशेषज्ञ आपके रूल आउट कर सकते हैं या उसको स्थापित कर सकते हैं। इसमें साथ ही साथ मेनिस्कस होते हैं जो दोनों हड्डियों के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जैसे हमारे मैंने बताया रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क है, उसी तरह मेनिस्कस या वाशर जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, तो कई बार ये वाशर भी फट जाते हैं। तो ये एक्चुअली ज्यादा घातक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये सही समय पर इनका उचित इलाज नहीं हुआ तो ये आपके घुटने को जल्दी आर्थराइटिस यानी कि नुकसान या जो घिसने की समस्या है उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको चोटिल होने की स्थिति में ध्यान रखना चाहिए। आप घर पे निश्चित तौर पे आप रेस्ट, आइस कंप्रेशन ये जरूर दें। और जैसे मैंने बताया हीट या मसाज या फिर एक्टिविटीज को आप रोक दें जी। लेकिन साथ ही साथ आप सही समय पे विशेषज्ञ से मिलें, उसकी समुचित जांच करवाएं। और अगर चोट उभर के आया है तो आज के समय में जैसा भी चोट रहता है उस हिसाब से विशेषज्ञ आपकी सलाह देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ये सलाह दिया जाता है कि आप ऑपरेशन के लिए जाएं। वैसी स्थिति में मैं कहूँगा कि आप ऑपरेशन अननेसेसरली उसको बहुत ना टालें, क्योंकि फिर वो उसकी हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो समय रहते अगर उसको, क्योंकि आजकल अधिकांश ऑपरेशन आर्थोस्कोपिकली हो जाते हैं, दूरबीन से हो जाते हैं, छोटे छेद हैं, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, आपकी रिकवरी फास्ट होती है। बिल्कुल। और जितना मैग्निफिकेशन या जितनी चीजें आसानी से आर्थोस्कोप में दिखती हैं वो चीजें आप बिल्कुल, मतलब पहले से बहुत ही आसान हो गई है। और अगर सर्जरी डॉक्टर कहते हैं आवश्यकता अगर इसकी है तो इसके लिए टालना नहीं है समय को, नहीं तो फिर स्थिति और गंभीर होती जाती है। अगर इस समय की जब मांग है कि अगर सर्जरी होनी है तो होनी चाहिए समय पर, और इसके लिए सावधानी जो लेनी है वो तो लेनी ही है। सर, अभी हड्डियों की बात कर रहे हैं तो हमें अभी हमने 1 सितंबर को पोषण दिवस मनाया सर, और उसके बाद पोषण वीक भी मनाया हम लोगों ने। तो पोषण की बात भी हम थोड़ी सी करना
चाहेंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में हम खेलते कूदते हैं और हो जाती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अपनी हड्डियों को मजबूत भी रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं। तो पोषण की अगर हम बात करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से खाना है? जी, देखिए, हड्डियां तो आपकी संरचना ऐसी है जो जिसपे शरीर पूरा टिका हुआ है, और जोड़ तो दो हड्डियों के मेल से ही होता है। जी। तो हड्डियां अगर मजबूत रहेंगी तो भी जोड़ स्वस्थ रहेगा। और वैसे भी देखें तो जो आपके जोड़ के अंदर जो संरचनाएं हैं, कार्टिलेज है या जो स्थिरता बनाने के लिए लिगामेंट्स हैं, ये भी जिस पदार्थ की बनी होती हैं, इनके लिए भी कुछ खास तत्व हैं या जो आपके आहार में वो जरूरी होंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि संतुलित आहार होना चाहिए, यानी उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये होना चाहिए। बहुत विस्तार से तो उस पर अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं हड्डी के लिए कहूँगा कि कैल्शियम एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है, और उसके लिए दूध या दूध से जो जुड़ी हुई पदार्थ है वो लेना चाहिए। और वो आपको 2 कोर्स ऑफ मिल्क, यानी 2 पूरी गिलास दूध या उसके इक्विवेलेंट अगर आप ले रहे हैं तो लगभग आपकी कैल्शियम की मात्रा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल, मतलब हाँ जी। इसके अलावा और कई हैं, जैसे आजकल सरकार भी इस पे काफी एक सोच धीरे धीरे लोगों के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है कि हमें जो कहीं हम पीछे छूट गए थे, हमने छोड़ दिया था, जो हमारे मोटे अनाज हैं, तो जो उसका हम सेवन शुरू करें, और ये मोटे अनाज, बिल्कुल उनका सेवन वो काफी रिच होते हैं। बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब है सर कि अगर अपनी हड्डियों को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है, तो जो मोटे अनाज हैं हम उनको अपने डाइट में शामिल करें, संतुलित आहार लें, और खास करके जो आपने कैल्शियम की बात की है उसको युक्त आहार लें, तो हमारी हड्डियां जो है वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहेंगी। तो सर समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, बातें तो बहुत है, फिर कभी करेंगे। तो सर आज आप आए, बहुत सारी जानकारियां आपके माध्यम से मिली हैं, आपका वक्त हमें मिला है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार। जी नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।